Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सबका इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद PN लोधा। साथियों देखो, मैंने टेलीग्राम पर भी डाला था, 2 मिनट बाद सुन लेना, ठीक है। वीडियो को आगे मत बढ़ाना, बात सुन लो 2 मिनट। तो मैंने कहा था कि भाई यूके टेट का जो पेपर है सेकंड शिफ्ट का साइकोलॉजी वाला, तो उसकी PDF मेरे नंबरों पर भेज दो, लेकिन नहीं आ पाया। तो फिर सही से नहीं आ पाया, उसके फ़ोटो वगैरह आए लेकिन वो बिल्कुल भी सही नहीं थे, उससे वीडियो बनाना बहुत ही मुश्किल था साथियों। तो यहाँ पर मैं आपको ऑफिशियल आंसर 30 प्रश्नों के मनोविज्ञान के बताने वाला हूँ। ऑफिशियल मतलब ऑफिशियल, जो बताऊँगा फाइनल आंसर की मैं वो ही माने जाएंगे साथियों। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। एक एक प्रश्न को अच्छी तरह से व्याख्या सहित समझाने वाला हूँ सेकंड शिफ्ट का, ठीक है। सेकंड शिफ्ट का पेपर है ये। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे। तो मैंने ये क्या किया, क्वेश्चनों को टाइप ही कर दिया फिर, और इसीलिए ये जो मेहनत की गई है तो इस पे बिल्कुल आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। प्रश्न नंबर 71। अब 71 क्यों है, क्योंकि 1 से लेकर के 70 तक मनोविज्ञान के प्रश्न नहीं थे। प्रश्नों की शुरुआत 71 से हुई थी, तो मैंने भी उसी तरह से रखा है। प्रश्न संख्या 71 है आपके। ये पूछा गया था, बिल्कुल वही क्वेश्चन है ना, एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं है, पूरे जो बिल्कुल क्रम है वही क्रम मैंने रखा है, विकल्पों का भी। किसने कहा कि मूल्यांकन को एक क्रमबद्ध प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो हमें बताती है कि छात्रों ने किस सीमा तक किन उद्देश्यों को प्राप्त किया है। दांडेकर, E.L. पील, टोरगेरसन तथा एडम और हेल्म स्टडर। तो ये जो कथन कहा गया है मूल्यांकन के संबंध में साथियों, इस क्वेश्चन का आंसर अधिकतर जो सॉल्यूशन करवाने वाले हैं दांडेकर बता रहे हैं, और ये बिल्कुल सही है। दांडेकर के द्वारा ही ये परिभाषा दी गई थी। तो आपके यहाँ पर प्रथम विकल्प सही है प्रश्न संख्या 71 में। अब परिभाषा में तो भाई कोई समझाने वाली बात है नहीं, जो दी है तो दी है, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे अब हम प्रश्न नंबर 72 पर। यहाँ पर आपके 72वां क्वेश्चन इसमें पूछा गया है यूके टेट में। किसके अनुसार संप्रेषण हर उस वस्तु को कहते हैं जो कि उस संदेश को व्यक्त करती है जिसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुँचाया जाता है। वापिस परिभाषा पूछ ली, ब्रूकर, मिलर, एडगर डेल और हार्टमैन। तो अब टेंशन मतलब 2 ही परिभाषा पूछी है फिर यहाँ पे साइकोलॉजी के पूरे पेपर में। तो ये संप्रेषण से संबंधित जो परिभाषा है अच्छी तरह से मैंने चेक कर लिया है, बिल्कुल आपके इसमें ब्रूकर आएगा। क्या आएगा साथियों, ब्रूकर। प्रथम विकल्प आपके इसमें सही रहेगा 72 में। तो जो प्रथम विकल्प लगा का आया उसके 100% ये क्वेश्चन सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 73 पे आते हैं, आपके 73वां क्वेश्चन। अब देखना, आप एक एक चीज को समझना। ऐसे व्यक्ति जो सीधे सीधे अपने क्रोध को व्यक्त नहीं कर पाते हैं, धार्मिक होते हैं, गोलकाय होते हैं, लंबकाय होते हैं और सुडोलकाय होते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन में राइट आंसर है आपके विकल्प नंबर 3। ऐसे व्यक्ति होते हैं लंबकाय, इनको आप लंबाकृति भी कह सकते हो, ठीक है। लंबाकृति के नाम से भी ये जाने जाते हैं साथियों, और इंग्लिश में इसको एक्टोमार्फिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एक्टोमार्फिक के नाम से इनको जाना जाता है। तो देखो ये जो वर्गीकरण है गोलकाय, लंबकाय, सुडोलकाय, ये किसका वर्गीकरण है, शेल्डन का वर्गीकरण है। और इनका जो वर्गीकरण है वो शारीरिक संरचना के आधार पर इन्होंने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था। लंबकाय व्यक्ति की कुछ विशेषता हम देख लेते हैं। ये जो व्यक्ति होते हैं ये अधिकतर एकांत प्रिय होते हैं। कैसे होते हैं, एकांत प्रिय मतलब एकांत में रहना ये पसंद करते हैं। ये अल्प निद्रा लेते हैं, मतलब सोते कम है, एकांकी होते हैं, जल्दी थकते हैं, गुमसुम रहते हैं, विचारशील रहते हैं, निष्ठुर प्रकृति के ये होते हैं साथियों। तो यहाँ पर आपके बिल्कुल 101% लंबकाय वाला जो विकल्प है तीसरा, वही सही है 73 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 74 को देखेंगे, आपके 74वां क्वेश्चन। देखो एक भी प्रश्न में मिस्टेक नहीं होगी, एक भी। बाई चांस अगर जो यूके बोर्ड ही अगर गलत मान ले तो वो अलग बात है, बाकी मैं 30 प्रश्नों के आंसर सटीक बताने वाला हूँ। अब इसमें 3-4 प्रश्न तो ऐसे हैं जो हर एक कंफ्यूज है उसमें कि यार इसमें क्या आएगा, लेकिन विद प्रूफ मैं आपको बताऊंगा। तो 74, मनोविज्ञान में व्यक्ति के किसी अन्य व्यक्ति के जैसा अपने को प्रदर्शित करना कौन सी रक्षा युक्ति के अंतर्गत आता है। प्रतिक्रिया निर्माण, तादात्म्यकरण, प्रक्षेपण और प्रतिगमन। तो देखिएगा यहाँ पर सही आंसर कौन सा था इसमें, तादात्म्यकरण। दूसरा विकल्प सही था साथियों। तादात्म्यकरण का मतलब यही होता है दूसरे के जैसा बनने का प्रयास करना। प्रक्षेपण का मतलब होता है दूसरों के ऊपर आरोप लगाना, ठीक है। यहाँ पर आरोप नहीं लगाया जा रहा है। प्रतिगमन, पूर्व की अवस्था में लौटना। प्रतिक्रिया निर्माण ये नहीं है साथियों, ठीक। यहाँ पर
अन्य व्यक्ति के जैसा स्वयं को प्रदर्शित करना चाहता है वो, तो ये फिर तादात्म्यकरण का ही उदाहरण रहेगा। यहाँ पर नो डाउट दूसरा ही विकल्प आपके सही है, कोई डाउट नहीं है 74 में भी। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 75, यहाँ सेकंड विकल्प है प्रश्न नंबर 75। व्यक्तिगत भिन्नता का ज्ञान शिक्षण का गुण निम्न में से किससे संबंधित है? व्यावसायिक गुण, वैयक्तिक गुण, सामाजिक गुण और इनमें से कोई नहीं। तो भाई एक प्रश्न तो ये रहा जिसमें सभी लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। अब मैंने देखा है कि अधिकतर इसमें सामाजिक गुण बता रहे हैं, तो व्यक्तिगत भिन्नता का ज्ञान शिक्षण से संबंधित है साथियों। ये व्यक्तिक विभिन्नता अपने सभी ने पढ़ रखी है, तो फिर ये वैयक्तिक गुण हुआ ना, सामाजिक गुण नहीं होगा ये। इसमें सेकंड विकल्प सही माना जाएगा। कौन सा विकल्प? सेकंड विकल्प, वैयक्तिक गुण ही इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, आप चाहो तो ऑफिशियल आंसर की जब आती है तो उसमें चेक कर सकते हो। 75 में आपके सेकंड विकल्प को ही सही माना जाएगा, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। आप इसको अच्छी तरह से क्लियर कर लो। अभी जो भी इसमें सामाजिक गुण बता रहा है, मैं गारंटी देता हूं कि फाइनल आंसर की में उसका आंसर गलत होने वाला है साथियों। इसमें वैयक्तिक गुण ही सही माना जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 76 पे आते हैं, 76वां क्वेश्चन। ये तो भाई इस प्रश्न ने तो अच्छों की वाट लगा दी। कैसे? क्योंकि अधिकतर गलत ही बता रहे, 99% इसको गलत करेंगे और गलत ही बताएंगे। तो इसको ऑफिशियल तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ। किसी परीक्षण में प्रश्नों की संख्या बढ़ाने से वैधता बढ़ जाती है, विश्वसनीयता बढ़ जाती है, वैधता घट जाती है और विश्वसनीयता घट जाती है। तो देखो प्रश्न नंबर जो 76 है, इसमें किया क्या जा रहा है कि परीक्षण में प्रश्नों की संख्या बढ़ा रहे हैं। जैसे मान लीजिए प्रश्नों की संख्या 10 थी और उसको कर दी हमने 15। ठीक, इस प्रकार एक उदाहरण दे रहा हूं मैं। तो इसमें वैधता का तो कोई संबंध ही नहीं है, क्योंकि वैधता का मतलब क्या होता है? उद्देश्यों को प्राप्त करना। जिस उद्देश्य के लिए परीक्षण बनाया जाता है उसकी पूर्ति होती है नहीं होती है, उसका संबंध होता है वैधता से। तो यहाँ पर हम वैधता को तो एक तरफ ही हटा देते हैं। ये तो आंसर हो ही नहीं सकता इसका। या तो विश्वसनीयता बढ़ेगी या विश्वसनीयता घट जाएगी। तो साथियों देखो, अधिक प्रश्न रहेंगे तो चेक करने वाले भी अधिक रहेंगे। अब इस प्रश्न में सबसे बड़ी कमी क्या है कि यहाँ पर न तो वस्तुनिष्ठ दिया हुआ है न निबंधात्मक। अगर यूं होता किसी परीक्षण में निबंधात्मक प्रश्नों की संख्या बढ़ाने से या किसी परीक्षण में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या बढ़ाने से, तो उसका एक सार्थक अर्थ निकल जाता, लेकिन ऐसा तो कुछ दिया ही नहीं हुआ है। तो फिर यहाँ पर विकल्पों को देखते हुए, प्रश्न की लैंग्वेज को देखते हुए राइट आंसर रहेगा विश्वसनीयता घट जाती है। घटेगी क्यों? क्योंकि ज़्यादा प्रश्न रहेंगे, चेक करने वाले ज़्यादा क्वेश्चन चेक करेंगे, तो बिल्कुल अंतर ज़्यादा आएगा। इसलिए बिल्कुल 101% यहाँ विश्वसनीयता घट जाती है। इस विकल्प को ही सही माना जाएगा। जो ये कह रहा है कि विश्वसनीयता बढ़ जाती है, तो कैसे बढ़ेगी? प्रश्नों की संख्या बढ़ाने से विश्वसनीयता कैसे बढ़ेगी? कोई जगह ही नहीं है बढ़ने की साथियों। ओनली चौथा ही विकल्प 76 में सही है। मुझे पता है बहुत से लोग अधिकतर विश्वसनीयता बढ़ जाती है यही कहेंगे, लेकिन ये नहीं है राइट विश्वसनीयता घट जाती है वो रहेगा। क्लियर कर लीजिए इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से। ओनली चौथा विकल्प बता रहा हूं और फाइनल आंसर की में चेक कर लेना, चौथा ही राइट रहेगा आपके। तो नेक्स्ट प्रश्न नंबर 77 पे आते हैं, आपके 77वां क्वेश्चन। विद्यार्थी द्वारा इतिहास की कक्षा में सीखी गई अवधारणा का उपयोग हिंदी कक्षा में किया जाता है, तो यह उदाहरण है द्विपार्श्विक अंतरण, उर्ध्व अंतरण, धनात्मक अंतरण और ऋणात्मक अंतरण। तो भाई यहाँ पर यदि उपयोग किया जा रहा है एक क्षेत्र में सीखे हुए ज्ञान का, मतलब एक विषय में सीखे हुए ज्ञान का दूसरे विषय में, तो ऋणात्मक को तो हम एक तरफ रख देंगे। अब द्विपार्श्विक, उर्ध्व या धनात्मक, इन तीनों में कंफ्यूजन है। तो साथियों द्विपार्श्विक जो अंतरण होता है वो तो शरीर के अंगों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? शरीर के अंगों में। कि भाई एक हाथ से जो हम कार्य करते हैं तो दूसरे हाथ की गति धीमी हो जाना, तेज हो जाना, जो भी चीज़ें उसमें होती है, क्षैतिज और वर्तुलाकार, उसमें एक एक दो प्रकार अलग अलग होते हैं, तो वो उसके अंतर्गत आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर तो विषय सीखा जा रहा है, इसलिए द्विपार्श्विक भी आपका राइट आंसर नहीं रहेगा। जो उर्ध्व अंतरण है या स्थानांतरण है, इसमें
एक परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान दूसरी परिस्थिति पर निर्भर करता है। जैसे साइकिल चलाने वाला मोटरसाइकिल आसानी से चला देता है, लेकिन यहाँ विषय की बात करें तो जब भी विषय की बात की जाती है वो धनात्मक अंतरण में जाता है साथियों। मतलब एक विषय दूसरे विषय को सीखने में सहायता दे तो वो धनात्मक अंतरण में ही जाएगा। याद रखिएगा, इसमें थर्ड विकल्प ही आपके सही माना जाएगा 77 में। ऑफिशियल आंसर की मैं चाहो तो चेक कर सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 78 पे आते हैं। तो 78वां क्वेश्चन है, प्रेरणा के स्रोत में प्रथम चरण कौन सा है? चालक, प्रणोदन, आवश्यकता और प्रेरक। तो देखो, प्रेरणा, जब भी हम किसी चीज़ के लिए प्रेरित होते हैं तो कब होते हैं? प्रथम, सबसे पहले किस चीज़ की जरूरत पड़ती है? आवश्यकता। अगर हमारे किसी की आवश्यकता ही नहीं है तो हम उस कार्य को करने के लिए कभी भी प्रेरित नहीं होंगे। जैसे मान लीजिए रीट की बात करें तो मैं रीट सेलेक्टेड हूँ, मैं एक टीचर हूँ। अब यहाँ पर रीट आई तो उसमें मैं तैयारी करने लगूँगा क्या? मेरे आवश्यकता नहीं है उस चीज़ की। कोई फर्स्ट ग्रेड का टीचर है, सेकंड ग्रेड की वैकेंसी खुली तो क्या उस सेकंड ग्रेड की तैयारी करेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी आवश्यकता नहीं है। तो साथियों, ये प्रथम चरण होता है आवश्यकता प्रेरणा के लिए। प्रेरणा तभी उत्पन्न होगी जब हमें उसकी आवश्यकता होगी। विकल्प नंबर 3 सही है आपके 78 में। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 79 को। तो चलिए 79वां क्वेश्चन, अभिवृत्ति मापन की स्केलोग्राम विधि का प्रतिपादन किसने किया? गटमैन ने, थॉर्नडाइक ने, लिकर्ट ने और थ्रस्टन ने। तो देखो, यहाँ पर जो अभिवृत्ति मापन की स्केलोग्राम विधि आपसे पूछी जा रही है, इसका प्रतिपादन गटमैन के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया साथियों? गटमैन के द्वारा। इसमें अभिवृत्ति का निर्धारण किया जाता है। देखो, इस विधि में कथनों को जोड़ों में दिया जाता है। ठीक है, जोड़ों में। जोड़े कौन से? जैसे 2 2 2 करके, इस प्रकार से। और यहाँ पर जो वाक्य जो दिया जाता है, जो परीक्षार्थी होता है, तो उसको उत्तर या तो सहमति में देना होता है कि हाँ मैं इससे सहमत हूँ, या फिर असहमति में देना होता है कि मैं इससे सहमत नहीं हूँ। अगर वो सहमत है तो उसको 1 अंक मिलेगा, और सहमत नहीं है तो उसको 0 अंक मिलेगा। और अंत में अंकों को जोड़ लिया जाता है और उसकी अभिवृत्ति का निर्धारण करते हैं साथियों। तो ये परीक्षण गटमैन के द्वारा दिया गया था। प्रथम विकल्प आपके 79 में सही है। नेक्स्ट बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 80 पर। आशा है वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर नहीं लग रहा है तो वीडियो को अभी डिसलाइक कीजिएगा, और अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अर्जित अभिप्रेरकों के अंतर्गत आते हैं सहयोग और प्रतिस्पर्धा, क्रोध और भय, भूख और प्यास और आत्मरक्षण। तो देखो, अर्जित की बात की जा रही है, मतलब जिनका हम अर्जन करते हैं। ठीक है, क्रिया के माध्यम से, कोई भी क्रिया करके प्रयासों से हम उसको अर्जन करते हैं, तो वो होता है अर्जित अभिप्रेरक। तो क्रोध और भय जन्मजात माने जाते हैं, भूख प्यास जन्मजात, आत्मरक्षण जन्मजात, लेकिन सहयोग और प्रतिस्पर्धा ये जन्मजात नहीं होता है, इसको अर्जित किया जाता है वातावरण से। विकल्प नंबर आपका 1 सही है 80वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 81 को। तो चलिए 81 पर आपके 81वां क्वेश्चन, समूह शिक्षण का विकास किया गया कार्लो ओल्सन द्वारा, M.B. बुच द्वारा, B.F. स्किनर द्वारा और J. फ्रीमैन द्वारा। तो साथियों, इस क्वेश्चन में अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो बिल्कुल कन्फ्यूज़न को दूर कर लीजिएगा। समूह शिक्षण का विकास J. फ्रीमैन के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? J. फ्रीमैन के द्वारा। विकल्प नंबर 4 सही है। इन्होंने शायद, मतलब अनुमानित है 1950 से 1960, ऐसा माना जाता है कि 1950 से 1960 में ब्रिटेन के रहने वाले J. फ्रीमैन के द्वारा समूह शिक्षण का विकास किया गया था। और शिक्षा के क्षेत्र में अगर बात करें तो इस विधि का सबसे पहले प्रयोग 1995 में किया गया था साथियों, बहुत बाद में। ठीक है, ओनली चौथा विकल्प ही आपके 101% 81 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 82 पे आते हैं। तो आपके 82वां क्वेश्चन देखेंगे, अधिगम का वक्र ग्राफ द्वारा प्रकट होता है अधिगम की उन्नति एवं गति को, भूलने की गति को, धारण या स्मृति की गति को, और इनमें से सभी। तो देखो, अधिगम वक्र इस प्रकार से अधिगम वक्र होता है। मैं आपको बताता हूँ कि ये है एक अधिगम वक्र। ठीक है, ये थोड़ा टेढ़ा बन गया, सीधा बना देता हूँ। ये है एक अधिगम वक्र। यहाँ पर हम सीखने की स्थिति को देख रहे हैं कि भाई इस प्रकार से हम अधिगम कर रहे हैं, ये अधिगम वक्र है। अब यहाँ पर हम कि भाई किस प्रकार से अधिगम की उन्नति हो रही है, किस प्रकार अधिगम की गति है, पठार कब आ रहे हैं, कब हम तीव्र गति से सीख रहे हैं,
कब धीमी गति से सीख रहे हैं, तो ये चीज़ इसको प्रकट करती है, इसलिए आपके प्रथम विकल्प को ही 82 में सही माना जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 83 पे आते हैं साथियों, आपके 83वां क्वेश्चन। मूल्यांकन का संबंध शिक्षण की किस अवस्था से है? शिक्षण के पश्चात क्रियावस्था, शिक्षण की अंतर क्रियावस्था, शिक्षण की पूर्व क्रियावस्था और इनमें से कोई नहीं। तो देखो मूल्यांकन अब इनमें से कोई नहीं को तो हटा देंगे, 3 विकल्प ये जो बच रहे हैं, पश्चात, अंतर क्रिया और पूर्व क्रिया, मतलब पहले की। तो साथियों वैसे तो मूल्यांकन सभी समय किया जाता है, लेकिन मूल्यांकन को सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का नाम सभी ने सुन रखा होगा, CCE। उसमें मूल्यांकन को शिक्षण की अंतर्निहित क्रिया माना जाता है, मतलब जब शिक्षण कराया जाता है उसके साथ साथ ही मूल्यांकन की प्रक्रिया चलती रहती है। तो सेकंड विकल्प आपके बेशक सही माना जाएगा, इसमें भी, इसमें कोई डाउट नहीं है साथियों। आंसर चाहे देख लीजिएगा, इस वीडियो को मैं आज डाल रहा हूँ, ऑफिशियल आंसर की जब आए तो इस वीडियो से मिलान कर सकते हो चाहो तो। सेकंड विकल्प आपका सही है 83 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 84, तो 84वां क्वेश्चन है, बाह्य अभिकर्मित अनुदेशन को कहा जाता है शाखीय अभिकर्मित अनुदेशन, रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन, अवरोह अभिकर्मित अनुदेशन और इनमें से कोई नहीं। तो देखो बाह्य अभिकर्मित अनुदेशन को क्या कहा जाएगा? राइट आंसर है रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन को ही बाह्य अभिकर्मित अनुदेशन के नाम से जाना जाता है साथियों। किसके द्वारा दिया गया था? स्किनर के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? स्किनर के द्वारा रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन दिया गया था, और क्रिया प्रसूत का जो सिद्धांत है स्किनर का, उसी पर आधारित है ये रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन। इसमें छोटे छोटे पद होते हैं साथियों, ठीक है, छोटे छोटे पद बनाए जाते हैं और एक पद सीखने के बाद विद्यार्थी को दूसरा पद दिया जाता है। तो विकल्प नंबर आपका 2 सही है 84 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 85 पे आते हैं, तो आपके 85वां क्वेश्चन है, व्यक्तिगत परीक्षण का प्रकार है वेस्लर वैल्यू परीक्षण, आर्मी अल्फा परीक्षण, आर्मी बीटा परीक्षण, क्यूलमेल एंडरसन बुद्धि परीक्षण। तो साथियों देखो बुद्धि मापन के जो परीक्षण होते हैं, एक तो वो व्यक्तिगत होते हैं और एक होते हैं सामूहिक। व्यक्तिगत में भी 2 प्रकार के होते हैं, शाब्दिक और अशाब्दिक। सामूहिक में भी 2 प्रकार के होते हैं, शाब्दिक और अशाब्दिक। तो यहाँ पर शाब्दिक और अशाब्दिक की तो कोई बात ही नहीं की जा रही है, यहाँ पे तो डायरेक्ट पूछ रहे हैं व्यक्तिगत कौन सा है। तो यहाँ पर वेस्लर वैल्यूब परीक्षण एक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण है, और व्यक्तिगत के अंतर्गत अशाब्दिक कह दो, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण या क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण भी आप इसको कह सकते हो साथियों। ये आपका राइट आंसर रहेगा, व्यक्तिक क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत ये आता है। अगर इसके बारे में बात करें तो सन 1944 में इसका निर्माण किया गया था, और ये परीक्षण 10 वर्ष से लेकर के 60 वर्ष तक के व्यक्तियों के लिए था। यहाँ पर वेस्लर के द्वारा ये निर्माण किया गया था। अब यहाँ देखिएगा इसमें कुछ संशोधन हुआ था 1955 में, जो आयु थी 10 से 60 वर्ष, वो 16 से 64 वर्ष कर दी गई थी। अगर बात करें तो इस परीक्षण में 5 तो मौखिक परीक्षण होते थे, और 5 क्रियात्मक परीक्षण भी इसमें होते थे साथियों। विकल्प 1 सही है 85 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 86 को देखेंगे, तो 86वां क्वेश्चन, संबंधवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? थ्रस्टन, स्किनर, थॉर्नडाइक और पावलोव। देखो मैं इतने दिनों से आपको साइकोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, रीट की तैयारी करवा रहा हूँ, तो आप अगर लगातार जुड़ रहे हैं तो आप ऐसे पेपर तो बड़े आराम से कर सकते हो, बड़े आराम से, अगर सही कर रहे हो तो, सही तरीके से पढ़ाई कर रहे हो तो। संबंधवाद बंधुवाद का सिद्धांत अच्छी तरह से बताया था, किसने दिया था? थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था साथियों। विकल्प नंबर आपका 3 सही है प्रश्न नंबर 86 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 87 पे आते हैं, तो चलिए 87 पर 87वां क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार आर्थिक व सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए निजी विद्यालयों में सीट आरक्षित है 20%, 25%, 15%, 30%। तो देखो आरटी 2009 क्या कहती है कि भाई जो आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के बच्चे हैं, अगर वो निजी विद्यालयों में जाते हैं तो 25% जो सीट है उनके लिए आरक्षित होती है, और उनका जो खर्च है वो सरकार वहन करती है। 25% सीटों पर आरटी के तहत एडमिशन लिया जाता है, कोई भी प्राइवेट स्कूल हो चाहे, ठीक है। आरटी 2009 के अंतर्गत ये नियम आया था। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 88 पे आते हैं, यहाँ सेकंड विकल्प सही है साथियों। तो प्रश्न नंबर 88, किस योजना में स्कूल को बाल गृह समझा गया है? मॉरिसन योजना, बिनेटिका योजना, ठेका योजना और डाल्टन योजना। देखो एक बात तो है
एक बात तो है, मैंने ये क्वेश्चन टाइप किए तो फिर मज़ा आ रहा है अब, है ना। जबकि अगर जो डायरेक्ट पेपर में से करता तो इतना साफ भी नहीं दिखता, इतना बड़े शब्दों में भी नहीं दिखता, बिल्कुल आराम, आंखें गड़ानी पड़ती और फिर भी ढंग से पहचान में नहीं आता। तो देखो बाल ग्रह, यहाँ जो राइट आंसर है वो रहेगा डाल्टन योजना। क्यों रहेगा मैं आपको बता देता हूँ। डाल्टन योजना का निर्माण मिस हेलन पार्कहर्स्ट के द्वारा किया गया था। अब वैसे तो जो बालगृह है इसकी स्थापना मैडम मारिया मोंटेसरी ने की थी साथियों, मूल रूप से तो मोंटेसरी ने की थी, लेकिन कहीं ना कहीं मोंटेसरी से प्रभावित थी डाल्टन, ठीक है, कहीं ना कहीं बिल्कुल प्रभावित थी। इसलिए यहाँ पर जो इनके जो विद्यालय इन्होंने खोले थे साथियों, उनको बाल गृह के नाम से भी जाना जाता था। लेकिन बाल गृह का निर्माण तो किसने किया था, मोंटेसरी ने। लेकिन डाल्टन के विद्यालयों को भी, मतलब डाल्टन विधि वाले विद्यालय, हेलन वाले जो विद्यालय थे, उनको भी बाल गृह के नाम से जाना जाता था। बिल्कुल चौथा विकल्प आपके 88 में सही माना जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 89 को देखेंगे। तो 89वां क्वेश्चन, हुरिस्टिक विधि के पदों का सही क्रम है समस्या उत्पन्न करना, तथ्यों की खोज करना, परिकल्पना का निर्माण करना। परिकल्पना का निर्माण करना, समस्या उत्पन्न करना, तथ्यों की खोज करना। तथ्यों की खोज करना, समस्या उत्पन्न करना, परिकल्पना का निर्माण करना, या तथ्यों की खोज करना, परिकल्पना का निर्माण करना और समस्या उत्पन्न करना। तो देखो आपके जो 89 प्रश्न है, 89वां प्रश्न है हुरिस्टिक विधि वाला, इसमें पदों का जो सही क्रम है वो रहेगा साथियों विकल्प नंबर ए। खोज विधि में सबसे पहले समस्या उत्पन्न की जाती है, फिर तथ्यों की खोज की जाती है और सबसे अंत में परिकल्पना का निर्माण किया जाता है। प्रथम विकल्प 89 में सही माना जाएगा साथियों। नेक्स्ट देखेंगे आपके प्रश्न संख्या 90 को। ये क्वेश्चन बड़ा ही कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, बड़ा ही। क्यों, देखिएगा। टर्मेन के अनुसार मंद बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि होती है 70 से अधिक, 70 से कम, 75 से कम, 75 से अधिक। यार ये कैसे विकल्प दे दिए, मतलब 70 से 80, 80 से 90, 70 से 60, ऐसे तो देना चाहिए ना। मतलब ऐसे बिल्कुल पास पास वाले विकल्प दे दिए। तो भैया इसमें तो मैं यूँ कहता हूँ कि भाई टर्मन का जो वर्गीकरण जहाँ तक मैंने पढ़ रखा है, तो टर्मन ने कई जगह आपको मिलेगा 80 से 89 की जो बुद्धि है वो मंद बुद्धि है, आप कई जगह इस चीज़ को पढ़ोगे। लेकिन साथियों अगर वास्तविक रूप से जो इनका ओरिजिनल वर्गीकरण है टर्मन का, उसमें 70 से 80 मंद बुद्धि बालकों की IQ होती है। ये बिल्कुल ऑफिशियल चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, ऑफिशियल जो माना जाता है, जो एग्जाम में भी सही माना जाएगा। तो 70 से 80, अब यहाँ पर 70 से अधिक बिल्कुल सही बात है, 75 से कम, 75 से कम में भी 70 से नीचे ऊपर वाली संख्या आ जाएगी, 75 से अधिक में भी 80 वाली संख्या आ जाएगी, 70 से कम तो नहीं रहेगा इसमें। यहाँ पर देखो 70 से कम तो मंदबुद्धि आएगा ही नहीं। अब यहाँ पर हमारे सामने कितने विकल्प बच रहे हैं, देखिएगा साथियों, यहाँ पर 70 से कम तो आएगा ही नहीं, क्योंकि IQ कितनी बता रखी है, 70 से 80 बता रखी है। तो फिर ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे भाई, 70 से अधिक आ रहा है ये सारा, ठीक है, 75 से कम, 75 से अधिक, ये उन विकल्पों को एक तरफ रखेंगे और राइट आंसर करेंगे 70 से अधिक। तो साथियों ये प्रथम विकल्प, जहाँ तक इस क्वेश्चन में देखो क्वेश्चन ऐसा है, मेरे हिसाब से या तो ये क्वेश्चन डिलीट हो जाएगा, बोनस मिल जाएगा, नहीं तो फिर प्रथम विकल्प को सही माना जाएगा, दूसरे तीसरे चौथे को तो नहीं माना जाएगा, ये मान के चलो आप। क्योंकि 70 से 80 IQ बता रखी, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन मैंने इस क्वेश्चन को किया है जहां तक मेरा मानना है, ठीक है। 70 से अधिक वाला प्रथम विकल्प सही माना जाएगा, नहीं तो क्वेश्चन को डिलीट करेंगे या फिर इस प्रश्न पे आपको बोनस मिलेगा साथियों, ठीक। प्रथम विकल्प आपके यहाँ पर सही मान रहा हूँ, बट मैं वापस कह रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को डिलीट भी किया जा सकता है या बोनस भी दिया जा सकता है इस प्रश्न में। तो देखो प्रश्न नंबर 91 पे आते हैं। आपके प्रश्न नंबर 91 हैं, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की मूर्त अवस्था है 2 से 7 वर्ष तक की आयु, 11 से 15 वर्ष तक की आयु, जन्म से 2 वर्ष तक की आयु और 7 से 12 वर्ष तक की आयु। तो देखो जीन पियाजे ने जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है उसमें 4 अवस्थाएं बताई है। तो जो मूर्त अवस्था है ये तीसरी अवस्था है इस सिद्धांत की, और इसकी अवधि होती है 7 से 11 या 12 वर्ष तक की आयु। इसलिए चौथा विकल्प आपके 91 में बिल्कुल सही है साथियों। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, अब हम प्रश्न संख्या 92 पर देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 92 को, किस शिक्षण विधि में उदाहरणों के माध्यम से नए नियम या सिद्धांत निकाले जाते हैं? निगमन विधि, व्याख्यान विधि, संश्लेषण विधि और आगमन विधि। तो देखो उदाहरणों के माध्यम से नए नियम, बहुत इजी प्रश्न है, राइट आंसर है आगमन विधि। अगर यूं होता कि भाई नियम से उदाहरण की ओर, तो फिर वो निगमन हो जाता। तो
तो ये क्वेश्चन तो मैं कई बार करा चुका हूँ, कोई गिनती नहीं है, मुझे नहीं पता 10, 20, 50, 100 कितनी बार कराया है, लेकिन करा चुका हूँ। आगमन विधि राइट आंसर है साथियों, चौथा विकल्प 92 क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 93 पे आते हैं। तो 93वां क्वेश्चन है, रोरशा का शाही धब्बा परीक्षण में कितने कार्डों का प्रयोग किया जाता है? 4, 5, 10 और 8। साथियों इस क्वेश्चन में देखो रोरशा का शाही धब्बा परीक्षण जो है वो व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधियों में आता है और इसमें कुल कार्डों की संख्या होती है 10। थर्ड विकल्प आपके यहाँ पर बिल्कुल सही है साथियों, कितना? 10 वाला। देखो इस परीक्षण में मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ कि जो 10 कार्ड है उनमें 5 कार्ड तो काले होते हैं, ठीक? कैसे होते हैं? काले। इसमें 2 कार्ड काले प्लस लाल, कैसे होते हैं? काले प्लस लाल होते हैं, और जो 3 कार्ड है वो रंगीन होते हैं साथियों। इस प्रकार कुल कार्डों की संख्या कितनी हो जाती है? 5, 2, 7, 7, 3, 10। थर्ड विकल्प 93 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 94। तो 94वां क्वेश्चन है, भाटिया बैटरी सामान्य बुद्धि परीक्षण में कितने उप परीक्षण हैं? 2, 5, 3 और 7। तो साथियों भाटिया बैटरी सामान्य बुद्धि परीक्षण मतलब बुद्धिमापन के लिए इस परीक्षण का प्रयोग किया जाता है और इसमें उप परीक्षणों की संख्या है 5। कितनी है? 5 है। कौन कौन से हैं बता देता हूं। तो साथियों ये क्रियात्मक बुद्धि परीक्षणों का एक समूह है भाटिया बैटरी बुद्धि परीक्षण। इसमें अलग अलग 5 परीक्षणों को शामिल किया गया है, जैसे कोहज ब्लॉक डिजाइन टेस्ट, जैसे पोर्टियस की भूल भुलैया, पोर्टियस की भूल भुलैया दूसरा है इसका, जैसे तीसरा है अलेक्जेंडर पास एलोंग टेस्ट, अलेक्जेंडर पास एलोंग टेस्ट। इसका जो चौथा प्रकार है वो है तात्कालिक स्मृति परीक्षण, तात्कालिक स्मृति परीक्षण, और 5वां है चित्र पूर्ति परीक्षण। तो साथियों ये जो 5 उप परीक्षण हैं ये भाटिया बैटरी बुद्धि परीक्षण में, क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण में होते हैं। सेकंड विकल्प 94 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 95 पे आते हैं। ब्रूनर के अनुसार बालक की मानसिक अनुभूतियों का तरीका कौन सा नहीं है? सक्रियता, दृश्य प्रतिमा, मूर्त संक्रियात्मक और सांकेतिक। तो जो ब्रूनर ने अपना सिद्धांत दिया था उसमें मूर्त संक्रियात्मक जैसी कोई चीज़ नहीं बताई थी। मूर्त संक्रियात्मक का संबंध तो किससे साथियों? जीन पियाजे से। इसलिए आपके ये जो तीसरा विकल्प है यही आपका राइट आंसर है प्रश्न 95 में। अब जो 96वां क्वेश्चन है, 96वें क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है, बहुत सारे लोग इसमें लगभग 99% गलत करके आए हैं और अब भी जो बता रहे हैं वो भी गलत बता रहे हैं, अब भी जो बता रहे हैं वो भी गलत बता रहे हैं। इसका सही आंसर बिल्कुल आपके सामने लाऊंगा साथियों और बिल्कुल उसी को माना जाएगा, देख लीजिएगा भले आप। 96 है, पूर्व दृष्टि सीखने के किस सिद्धांत में निहित होती है? प्रयास और भूल द्वारा अधिगम सिद्धांत, कुर्ट लेविन का क्षेत्रीय सिद्धांत, संबद्ध अनुक्रिया अधिगम का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम का सिद्धांत। तो देखो इसमें क्या करते हैं, पूर्व दृष्टि मतलब होता है फोर साइड, ठीक है, और एक और नाम आता है इनसाइड मतलब अंतर्दृष्टि। तो हमने क्या किया कि यार इसमें अंतर्दृष्टि का तो होगा ही नहीं, या तो प्रयास भूल भी नहीं लग रहा है, तो या तो तीसरा हो सकता है, दूसरा हो सकता है। अब लोगों ने पहला दूसरा तीसरा तो लगाया लेकिन चौथा नहीं लगाया। अब यहाँ पर देखिएगा बात, इसके बाद में भी क्या हुआ, अब भी जो सॉल्यूशन करा रहे हैं तो वो भी पहला दूसरा तीसरा बता रहे, लेकिन साथियों इसका राइट आंसर है चौथा विकल्प, अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम का सिद्धांत। अब आप कहोगे कि यार सर ने गलत बता दिया, जी नहीं, बिल्कुल यही आंसर है। अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम के सिद्धांत में ही पूर्व दृष्टि सीखने में काम ली जाती है। अब मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं इसको। देखो वुडवर्थ ने इस संबंध में एक वाक्य कहा है, पूर्व दृष्टि पश्चिम दृष्टि दोनों का संबंध अंतर्दृष्टि से होता है। चाहो तो आप इस वाक्य को गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, पूर्व दृष्टि एवं पश्चिम दृष्टि दोनों का संबंध अंतर्दृष्टि से होता है। तो जो पूर्व दृष्टि मतलब जो हमारी पुरानी पहले की सोच है, ठीक है, पहले की, हम जब अंतर्दृष्टि हमारे माइंड में आती है तो बिल्कुल उस सोच का भी कहीं ना कहीं योगदान होता है साथियों। चौथा विकल्प बिल्कुल सही माना जाएगा। ऑफिशियल आंसर की में चेक कर लेना आप चाहो तो इस प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 97 पे आते हैं। देखो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिएगा। बहुत ही मेहनत करके बहुत ही तथ्यात्मक चीज़ों को देखना पड़ा। इतनी तथ्यात्मक चीज़ें खैर राजस्थान में आती नहीं है बट मैंने देखा है साथियों। तो 97 क्रियात्मक अनुसंधान का प्रथम पद है समस्या को पहचानना, समस्या के संभावित कारणों का विश्लेषण, समस्या का सीमांकन और क्रियात्मक परिकल्पना का निर्माण। वैसे आप भी कमेंट करके जाइएगा जिन्होंने ये पेपर नहीं दिया था तो उनके कितने हुए और जिन्होंने दिया था उनका कितना स्कोर हो रहा है। यूँ मानिए 30 में से आप अच्छी तरह से मिलान कर लीजिए। अगर एक भी प्रश्न इधर उधर हुआ तो वो भी बहुत बड़ी बात होगी।
एक भी प्रश्न, मतलब मुझे जहाँ तक लगता है नहीं होना चाहिए, बट फिर भी अगर फिर मानने के ऊपर है, एक आध प्रश्न अगर मान लेते हैं तो अलग बात है, बट आप चाहो तो मैं इसको प्रूफ दे सकता हूँ हर चीज़ का। देखो, क्रियात्मक अनुसंधान का जो प्रथम पद है वो होता है समस्या को पहचानना। प्रथम विकल्प आपके 97 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 98 पे आते हैं। व्यक्तित्व मापन उपकरण 16 प्रश्नावली का निर्माण किसके द्वारा किया गया? सिगमंड फ्रायड, हेनरी ए मुर्रे, C.H. जुंग, रेमंड बर्नार्ड केटल। तो साथियों 16 प्रश्नावली कितनी बार पढ़ा है मैंने इसको? यहाँ पर R.B. केटल, रेमंड बर्नार्ड केटल के द्वारा ही इस प्रश्नावली का निर्माण किया गया था। तो विकल्प नंबर आपका 4 सही है प्रश्न 98 में। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 99 को। निम्न में से कौन सी उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है? वेदता, विभेदीकरण, वस्तुनिष्ठता और व्यक्तिनिष्ठता। देखो, एक उत्तम परीक्षण में वेदता पाई जाती है, विभेदीकरण छात्रों के मध्य की भाई प्रतिभाशाली, सामान्य, मंदबुद्धि सभी के बीच थोड़ा थोड़ा अंतर भी होना चाहिए, वस्तुनिष्ठता जिसका एक ही उत्तर हो, ये तीनों पूर्णतः है उत्तम परीक्षण की विशेषता है। लेकिन व्यक्तिनिष्ठता उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं होती है। तो चौथा विकल्प आपके सही है 99 में। अब अंतिम और 100वां क्वेश्चन जो इस पेपर में पूछा गया था उसको भी देख लेते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अंग्रेजी विषय को किस कक्षा से अनिवार्य किया गया? कक्षा 5 से, कक्षा 6 से, कक्षा 4 से और कक्षा 1 से। साथियों इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में क्या मिस्टेक है कि भाई वैसे वर्तमान में भी कक्षा 1 से ही इंग्लिश चलती है और NCF 2005 ने भी कक्षा 1 से ही अंग्रेजी विषय को अनिवार्य करने का नियम भी बनाया था। तो इसलिए फिर मैं चौथे विकल्प पे इस क्वेश्चन में जाऊंगा, कक्षा 1 से। तो साथियों ये था पेपर, कमेंट करके बताइए। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में कि भाई हमें इस प्रश्न में डाउट है, तो ताकि और अच्छे से क्लियर कर सके। वैसे मैंने पूरी कोशिश की है, पूरी ही कोशिश की है साथियों कि भाई कोई भी क्वेश्चन का आंसर आपको गलत नहीं बताऊं। लेकिन अगर मानवीय स्वभाव के कारण कोई गलती होती है तो फिर उसको सुधारा जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में। सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।